झारखंड में अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही विद्रोहों के सिलसिले प्रारंभ होते हैं और जाहिर सी बात है, यदि किसी क्षेत्र में कोई विद्रोह होता है तो निसंदेह वहाँ शोषण, उत्पीड़न और प्रताड़ना इसका एक बहुत बड़ा वजह होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जनमानस में उक्त व्यवस्था के तहत आक्रोश जन्म लेता है और इसी का परिणाम विद्रोह होता है। तो कोल विद्रोह की शुरुआत जो है 1831 में होती है और 31-32 में चलती है, क्योंकि इस दौर में और भी इसके बाद और भी कई विद्रोह हुए थे, परंतु उनमें इस दौर के विद्रोहों में कोल विद्रोह सबसे प्रभावी रहता है। तो हम देखते हैं इसके संबंध में। कोल विद्रोह को सही ढंग से समझने के लिए हम इसे कई भागों में बांट कर देखेंगे। जैसे इसकी भूमिका, कोल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके कारण क्या रहे, आरंभ कहाँ से होता है, विस्तार, इसका दमन कैसे होता है, किन कारणों से, कौन किसके द्वारा किया जाता है, इसके परिणाम क्या रहते हैं, तथा इसी के संबंध में एक टर्मिनोलॉजी है नॉन रेगुलेशन। तो नॉन रेगुलेशन पीटी और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू, ये तीनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो हम अपना यात्रा इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। भूमिका, 1857 की क्रांति से पहले झारखंड में 3 बड़े विद्रोह होते हैं। तो कोल विद्रोह के साथ साथ उसके बाद भूमिज विद्रोह तथा संथाल विद्रोह होते हैं। इनमें कोल सबसे व्यापक तथा प्रभावी रहता है। वस्तुतः मुंडाओं का विद्रोह होता है, जिसमें मुख्य तौर पर मुंडा जनजातियों के द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया जाता है, बलिदान के तौर पर दिया जाता है। और इसमें अन्य दूसरे प्रमुख जनजातियों में हो जनजाति दाहिना हाथ बनकर उभरते हैं। यह विद्रोह में हजारीबाग अछूता रहता है। इसका वजह होता है यहाँ पर सैन्य छावनी का होना। इसके साथ साथ इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है वो छोटा नागपुर खास होता है, पलामू होता है, सिंहभूम, मानभूम की जनजातियों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 1000 स्थानीय लोगों की मौत हो जाती है और इसके संबंध में चार्ल्स मेटकफ का कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आप इसको लिखते हैं तो आपके आंसर राइटिंग का वेटेज बढ़ जाता है। तो उनका कहना था कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। तो आदिवासियों में इतनी समझ तो थी, या अंग्रेज़ों के प्रशासनिक कुव्यवस्थाओं, उनके शोषण, उनके द्वारा लाए गए बिचौलियों, उनके द्वारा लाए गए जो सिस्टम थे, उसके दुष्परिणाम स्वरूप इनके मन में ये बात घर कर गई थी कि ये शोषण का श्रृंखला तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंग्रेज या ये जो बिचौलिए दीकू लोग हैं वो यहाँ पर सतत बने रहते हैं। अतः इनका उन्मूलन और इनको यहाँ से दूर ले जाना ही इनकी समस्याओं का निराकरण होगा। कोल विद्रोह के कारणों के तहत हम देखेंगे कि कुछ इतिहासकार इसे स्थानीय उत्पीड़कों के कारण मानते हैं कि जो स्थानीय जमींदार इत्यादि थे उनके उत्पीड़न की वजह से कोल विद्रोह हुआ था। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये निजी कारणों से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि कुछ समस्याएं इस प्रकार से जनरेट हुई थी और उन लोगों ने निजी आत्मसम्मान से इसे जोड़ लिया और लोगों को संगठित कर प्रशासन के खिलाफ भड़काया। तो जाहिर सी बात है कि जब इतिहास लेखन के तरीक़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं और वो हर हाल में यह प्रयास करते हैं कि इसमें अंग्रेज़ों का कोई हाथ नहीं था। स्थानीय उत्पीड़न और निजी कारणों से इस प्रकार के विद्रोह जन्म लिए थे। अंग्रेज़ों का तो काम था यहाँ के लोगों को शिक्षित करना और यहाँ के लोगों का भलाई करना। तो ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का जो धारा है ये इस प्रकार साबित करने का प्रयास करता है। कुछ इतिहासकार की राय में राष्ट्रीय विद्रोह जैसा, जिसमें घृणित ब्रिटिश शासन से मुक्ति के विरुद्ध आंदोलन मानते हैं। हालांकि इस बात में कोई
दो राय नहीं है कि यह घृणित ब्रिटिश शासन की समाप्ति के विरुद्ध आंदोलन था, परंतु इसे राष्ट्रीय विद्रोह के तौर पर कहना या मानना कुछ अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इस समय राष्ट्रीयता जैसा कोई तत्व विकसित नहीं हो पाया था। तो हम देखते हैं कि निम्न बिंदुओं के तहत कुछ जो कारण है उसको समझा जा सकता है। 1764 के बाद राजस्व व्यवस्था के तहत जनजातियों के प्रति शोषणकारी नीति अपनाई गई थी। तो 1764 के बाद यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मुग़ल बादशाह के द्वारा बक्सर की लड़ाई के बाद यहाँ बंगाल क्षेत्र में दीवानी का अधिकार दे दिया जाता है और यहीं से चालू होता है जनजातियों के शोषण का सिलसिला। परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा परिवर्तन के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह। तो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था लादी गई, थोपी गई व्यवस्था थी, वो जनजातियों की समझ से परी थी और इसमें जनजातीय शोषण के कई तंत्र निहित थे, जिसके विरुद्ध आक्रोश के तौर पर इसे समझा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वन कानून के तहत जनजातीय अधिकारों का हनन। तो वन जो थे यहाँ न सिर्फ आजीविका के साधन थे, वरन धर्म, संस्कृति, उसके साथ साथ जो अंतर पारस्परिक लगाव, ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक वन कानून की वजह से आदिवासियों को जंगलों से दूर कर दिया था। आदिवासियों को जंगलों से दूर करना, इसके पीछे एक बड़ा कारण देखा जा सकता है भूमि की मनमानी बंदोबस्ती, जिस पर अत्यधिक कर। तो टैक्सेशन से संबंधित मामला तो प्रत्येक जनजातियों के आंदोलन के प्रमुख कारणों के तौर पर हम देख पाएंगे। यहाँ पर इसके साथ साथ परंपरागत पेय हड़िया पर कर लगाया जाना, यहाँ पर जो न सिर्फ एक धार्मिक पेय था, जो न सिर्फ एक पेय था अपितु इसे धार्मिक हस्तक्षेप के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि कई जनजातीय देवताओं को हड़िया चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से इस पर कर लगाना उनके धार्मिक क्रियाकलापों या सांस्कृतिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप के तौर पर भी देखा जाता है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था की जगह जटिल थाना, कोर्ट, कचहरी प्रणाली को थोपा जाना और मतलब अशिक्षित जनजातियों के लिए ये एक तरह से उत्पीड़न से कम नहीं था कि इन व्यवस्थाओं को समझना और इसके अनुसार व्यवहार करना। अतः ये जटिलताएं भी इनके आक्रोश का एक बड़ा कारण थी। तत्कालिक कारणों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन तथा उनकी स्त्रियों को छीन लिया जाना, जैसे सिंगराई मानकी 7 से 12 गांवों का मुखिया होता था, और अगर इनके मुखिया के घर और इनकी संपत्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो अन्य सामान्य लोगों का क्या होगा। तो सिंगराई मानकी के 12 गांव उनकी 2 बहनों को छीन लिया गया था। इसी प्रकार सुरगा मुंडा की पत्नी को जफर अली उठाकर ले गया था। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी, जब कर न चुकाने के बदले इस प्रकार से स्त्रियों को, बहनों को उठाकर ले जाया जाना मानवता को शर्मसार करने वाला घटना था और कोई भी व्यक्ति इसके लिए आक्रोशित होगा। इसके साथ साथ भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारों, जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न एवं शोषण, ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण, सभी मामलों में अंग्रेजों की दखलंदाजी, न्यायालयों से निराशा कि जो भी समस्याएं होती थी उन्हें न्यायालयों में ले जाया जाना होता, परंतु जब ये न्यायालय के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी शोषण का एक नया दौर चालू होता था। न्यायालय, कोर्ट कचहरी, वकील इत्यादि का खर्चा, और परिणाम वही सिफर रहता था जहाँ का तहाँ। तत्कालिक और गंभीर कारण के तौर पर आदिवासियों द्वारा आदिवासी की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियों को छीना जाना, जैसे सुरगा मुंडा का पत्नी का जफर अली द्वारा और सिंगराई मानकी की 2 बहनों और उसके गांवों का छीना जाना, एक हृदय मर्मस्पी घटना के तौर पर इसको समझा जा सकता है। इसका आरंभ कहाँ से होता है? तो अपमानित और उत्पीड़ित जो सिंगराई मानकी होता है, जिसके परिवार के ऊपर जिसकी संपत्ति को छीन लिया जाता है, सारे समाज में के बीच में उसे बेइज्जती की आग में झोंक दिया जाता है। तो सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा द्वारा आदिवासियों को संगठित किया जाता है और इनकी एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह व्यवस्था बंदगांव के बिंद्राई मानकी के द्वारा किया गया था। तो ये जो व्यवस्था है वो बंदगांव के बिंद्राई मानकी, ये भी मानकी हैं, अर्थात 7 से 12 गांवों के सरदार, मुंडाओं के सरदार। तो इनके द्वारा 17 आदिवासियों, जिसके नेतृत्व करता सिंगराई और सुरगा थे,
तो उनको संगठित करके तैयार किया जाता है और फिर आक्रमण चालू कर दिया जाता है। सबसे पहले जफ़र अली के गांव पर तथा अन्य जगहों पर युद्धजनक स्थिति तैयार की जाती है, आक्रमण किया जाता है। संकेत के तौर पर तीर का इस्तेमाल, इसमें कई अन्य जनजाति भी सहयोग देते हैं, जिसमें मुंडा, हो, चेरो, खरवार इत्यादि बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसका विस्तार छोटानागपुर खास में होता है। दक्षिणी छोटानागपुर को छोटानागपुर खास कहा जाता है, जिसमें सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची इत्यादि क्षेत्र आते हैं। पलामू, सिंहभूम, मानभूम, धनबाद, ये सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देता है, विस्तार क्षेत्र दिखाई देता है। केवल हजारीबाग इससे अछूता रहता है, क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पर सेना की छावनी थी। तो मानकी पहले भी बता चुके हैं कि मानकी जो होता था वो 7 से 12 गांव के समूह का मुखिया होता था, और मुंडा जो होता था वो गांव का मुखिया होता था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कैप्टन विल्किंसन थे, और अपने और भी कई अन्य काम हैं जिसकी वजह से ये फेमस हैं, हम देखेंगे बाद में। तो विद्रोहियों ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला 2 महीने तक किए। तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि तीर कमान और परंपरागत हथियारों से उस साम्राज्य का मुकाबला करना जिसके साम्राज्य में सूर्य का कभी अंत नहीं होता है, और आधुनिक अत्याधुनिक बंदूकों और तोप और गोलों का सामना करना, ये त्याग और बलिदान नहीं तो और क्या कहा जा सकता है इसे। तो बुद्धू भगत अपने भाई, अपने बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित मारे जाते हैं। सुरगा मुंडा तथा सिंगराई मानकी अप्रैल 1832 में आत्मसमर्पण कर देते हैं, और हो सबसे संगठित और सबसे बहादुर और लड़ाकू साबित होते हैं। वैसे जनजातीय बहादुरी का किस्सा हम आने वाले अन्य विद्रोहों में भी विभिन्न दौर में विभिन्न जो महाबली थे उनके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का सामना बड़ी बहादुरी के साथ किया था। इसका विस्तार हम देखेंगे। छोटानागपुर खास क्षेत्र में ये प्रभावी तौर पर उभरते हैं। इसमें प्रमुख विद्रोही नेता में सिंगराई मानकी होते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में जो है वो सिंगराई मानकी के द्वारा ध्यान दिया जाता है। बुद्धू भगत सिल्ली गांव का नेतृत्व करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। इसके साथ साथ दमनकर्ता अंग्रेज सेना नायकों के अंतर्गत कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन माल्टवी, कैप्टन इम्पे, ये सभी होते हैं। ये कैप्टन इम्पे ही थे जिन्होंने बुद्धू भगत को मारा था। प्रमुख विद्रोही नेताओं में पलामू में दुखन शाही, सुरजान सिंह इत्यादि होते हैं। सिंहभूम में सुरगा मुंडा जो बंदगांव से होते हैं। बिंद्राई मानकी ये बंदगांव के मानकी होते हैं। तो ये दोनों का नेतृत्व भी महत्वपूर्ण है। मानभूम धनबाद में विभिन्न भूमि सरदारों ने अपना गंभीर योगदान देता है। हजारीबाग क्षेत्र अप्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले बात कर चुके हैं कि सैन्य छावनी थी, और यहाँ पर विद्रोही जो थे वो आने से कतराए, और उनमें कहीं ना कहीं एक डर था। इसका दमन, अगर हम इस आंदोलन या विद्रोह के दमन का बात करें तो रामगढ़ बटालियन ही यहाँ पर सबसे पास में था। तो तत्कालिक रूप में रामगढ़ से ही बटालियन को मंगाया जा सकता था जो हजारीबाग की छावनी पर था। इसके साथ साथ बनारस, बैरकपुर, दानापुर, बिहार से सेना बुलाया जाता है। 50वीं बंगाल पैदल सेना गोरखपुर से मार्च करते हुए कोलकाता के लिए रवाना होती है, और इसके साथ साथ जमींदारों की सेनाओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू जमींदार थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं। कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में बड़ी पैदल और घुड़सवार सेना होती है जिसके पास बंदूकें और तोपें थी। ये इसका सामना कौन कर रहे हैं? तो ये हमारे जनजाति विद्रोही कर रहे हैं, बहादुर जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। तो जिनके पास सिर्फ परंपरागत हथियार हैं, तीर धनुष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका विद्रोह का परिणाम क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पूर्व निर्धारित परिणाम की भांति 1832 तक विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। इसके परिणाम को अगर हम देखें तो बड़ा ही हृदय मर्मस्थ भी है, और चूँकि ये सरकारी इतिहास लेखन को इसका आधार बनाया गया है, अतः इसमें उतना ज़्यादा
क्षति को बेहतर तरीके से आकलित नहीं किया गया था, परंतु उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर जो क्षति होती है, जनधन की अपूर्णीय क्षति होती है, लगभग 5000 मील भूमि वीरान हो जाती है। आप जानते हैं कि जनजातीय जीवन शैली किस प्रकार होती है, कितने खुशहाल होते हैं, और मांदरों की थाप से गूंजने वाला इलाका पूरा का पूरा वीरान हो जाता है और मरघट में तब्दील हो जाता है। डेंट और विल्किंसन का छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति एक पारितोषिक के समान होता है, क्योंकि इन दोनों ने अपने सूझबूझ और बहादुरी से इस विद्रोह को दबाया था। इसी कारण डेंट और विल्किंसन को संयुक्त आयुक्त के रूप में यहाँ नियुक्त किया जाता है। कोल विद्रोह के कारणों का पता लगाने और विद्रोहियों को दंडित और जो सहयोगी होते हैं उनको पुरस्कृत करने का काम इन्हें सौंपा जाता है। इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना की जाती है। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के दुर्घटनाओं या इस प्रकार की विद्रोहों की पुनरावृत्ति ना हो, इसका सुदृढ़तापूर्वक ख्याल रखा जाना उस समय प्रशासन का प्रमुख काम होता है। पुलिस बल में वृद्धि किया जाता है। जमींदारी और घाटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना की जाती है। दोस्तों, घाटवाली व्यवस्था के तहत जो झारखंड में बड़े बड़े घाट पाए जाते हैं, तो उन घाटों से जो व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं वहाँ से व्यापारियों को सुरक्षा के बदले उनसे चुंगी वसूल की जाती है और वहाँ पर सेनाओं को रखा जाता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इसे घाटवाली व्यवस्था कहा जाता है। इसकी पुनर्स्थापना की जाती है। विद्रोहियों को दंड दिया जाता है, परंतु यथासंभव नरमी बरता जाता है और इसमें पॉलिसी होता है कि आत्मसमर्पण करने वालों को कम समय की सज़ा दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जा सके। सहयोगियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें प्रमुख नाम शेख अबरुल्ला हैं, मित्रभान सिंह हैं, रन बहादुर राय, खान बहादुर खान इत्यादि होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना 1834 में की जाती है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना किस विद्रोह के बाद की जाती है और इसकी स्थापना कब की जाती है। तो 1834 में की जाती है। 1833 का रेगुलेशन 13 अपने आप में एक माइलस्टोन है झारखंड के लिए। तो इस जो बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर इसे इस विद्रोही वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है। जंगल महाल एवं ट्रिब्यूटरी महाल के नाम से एक नॉन रेगुलेशन प्रांत की स्थापना की जाती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी या साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम दिया जाता है। यही रेगुलेशन 13 वाला जो क्षेत्र होता है, जो विद्रोही क्षेत्र होते हैं, तो उनको समाहित करके ये एक नया एरिया बनाया जाता है जहां एक नया कानून लाया जाता है, जो बंगाल के कानून सामान्य कानून से यहाँ का कानून थोड़ा अलग होता है। छोटा नागपुर, खास, पलामू और जंगल महाल क्षेत्रों में बंगाल के सामान्य कानून को लागू नहीं किया जाना। तो इस क्षेत्र में जहां विद्रोह पनपा था वहां पर सामान्य कानून लागू नहीं होता है, विशिष्ट कानून लागू होता है, जिसे 1833 का रेगुलेशन 13 के नाम से जाना जाता है, रेगुलेशन 13 के नाम से जाना जाता है। ये रामगढ़ जिला को विभाजित करते हुए जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया जाता है। ये किसको किसको जोड़ा गया है उसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें छोटा नागपुर, खास, पलामू, जंगल महाल क्षेत्र, ट्रिब्यूटरी महाल क्षेत्र, इन सभी को मिला के नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया जाता है। और जाहिर सी बात, इसके पहले जो देख रेख करता, ये पहले गवर्नर होते हैं, वो विल्किंसन होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो रूल चलाया जाता है उसको विल्किंसन रूल कहा जाता है। ये कई बार पूछा हुआ है कि विल्किंसन रूल क्या है। तो इसके लेक्चर सीरीज़ के लास्ट में हम देखते हैं कि ये नॉन रेगुलेशन, जाहिर सी बात आपको आइडिया मिल गया होगा। तो ये जो है नॉन रेगुलेशन कि पहले क्या था कि संपूर्ण बंगाल में एक समान कानून चलता था और संपूर्ण बंगाल के अंतर्गत में बांग्लादेश आता था, कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल आता था, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सारे क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आते थे और यहाँ पर एक जैसा कानून चलता था। लेकिन जैसे ही कोल विद्रोह होता है तो जिन क्षेत्रों में कोल विद्रोह का प्रकोप ज़्यादा रहा, आक्रोश ज़्यादा रहा, तो उन क्षेत्रों को के क्षेत्रों को अलग किया जाता है और इसके तहत रामगढ़ जिला, जंगल महाल, ट्रिब्यूटरी महाल के क्षेत्रों को मिलाकर आदिवासियों के लिए एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया जाता है। और इसी में जो नियम या रूल एक विशेष कानून के तहत चलाया जाता है उसी को विल्किंसन रूल कहा जाता है। इस व्यवस्था को 1833 के रेगुलेशन 13 के अधीन रखा जाता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां ब्रिटिश भारत के कानून पूर्णतः लागू नहीं किए जा सकते हैं और यहाँ पर गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर होगा, जैसे यहाँ पर पहला गवर्नर विल्किंसन है, तो वो ज़्यादा निरंकुशता के साथ शासन चला सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों की समस्याओं को ज़्यादा ध्यान रखना और सेंसिटिविटी रखना भी इनका प्राथमिक दायित्व होता है।
इस क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेवारी एजेंटों के गवर्नर जनरल अर्थात एजीजी को सौंपा जाता है तथा प्रथम एजेंट के तौर में कैप्टन थॉमस विल्किंसन को रखा जाता है। तो थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया जाता है और यही वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोल विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय करते हैं और इसी के सुधारवादी व्यक्तित्व के कारण ये किसुन साहब के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यदि कहा जाए तो कोल विद्रोह मात्र कृषक असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था, यह आदिवासियों के लिए स्वतंत्रता युद्ध के रूप में 1857 की क्रांति से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, जिसने झारखंड में सुगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह को नेतृत्व दिया तथा आने वाले जो भविष्य में होने वाले विद्रोह हैं वो भी इससे प्रेरणा पाते रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मदद करने के लिए मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।